नमस्कार। बेसिक्स ऑफ ट्रेडमार्क लॉ पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेसिक्स ऑफ ट्रेडमार्क लॉ पार्ट 1 में हमने जाना कि ट्रेडमार्क क्या होता है, उसके फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, किस तरह से अलग-अलग प्रकार के ट्रेडमार्क होते हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती है। इस सेशन में, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडमार्क को जब रजिस्टर करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी शर्तें क्या है और किस तरह से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भारत में किया जाता है। तो सबसे पहले अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हमको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क ऑफिसेस में कराना पड़ेगा। भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री 5 जगह पर है, जहाँ पे मुंबई में उसकी हेड ऑफिस है और उसके अलावा अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में उसकी ऑफिसेस हैं। ज्योग्राफिकल बेसिस पे यानी जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसके ज्योग्राफी में जो भी ऑफिस आती है, अकॉर्डिंगली वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर सकता है। आजकल जैसे डिजिटल युग का जमाना है, तो डिजिटल एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत ही प्रचलित हुई है और इजी भी रहता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है और ऑनलाइन सारी डिटेल्स डाल करके भी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने जाए उसके पूर्व हमें ये जानना जरूरी होता है कि किस तरह के ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन मिल सकता है और कौन कौन से ऐसे शर्त है या कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स है जिसके वजह से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को ठुकराया भी जा सकता है। तो हमारा जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, उसमें सेक्शन 9 और सेक्शन 11 में कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क यानी क्या क्या शर्तें हैं, उसमें 2 प्रकार के ग्राउंड्स दिए गए हैं, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स एंड रिलेटिव ग्राउंड्स, जिसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोसीजर जानने की कोशिश करेंगे। तो जब भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना हो तो हमें सबसे पहले जांचना पड़ेगा कि हमारा ट्रेडमार्क ऐसा तो नहीं है जो इधर सेक्शन 9 या सेक्शन 11 में आता है और जिसके रिफ्यूजल के चांसेस हैं। तो सबसे पहले जो भी व्यापारी है या तो जो भी बिजनेसमैन है, उसको ये देखने की जरूरत है कि उसका ट्रेडमार्क ऐसा ना हो कि जो रिफ्यूज हो सके या तो जो ठुकराया जा सके। जब हम सेक्शन 9 की बात करते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट ग्राउंड्स दिए गए हैं, इसे हम आत्यंतिक ग्राउंड्स कहते हैं और सेक्शन 9 में और भी अलग-अलग प्रकार के ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को ठुकराया जा सकता है। जब हम एब्सोल्यूट ग्राउंड्स की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपका ट्रेडमार्क इनमें से किसी भी प्रोविजन या इनमें से किसी भी जोगवाई में फॉल करता है या तो आता है, तो उस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जब हम रिलेटिव ग्राउंड्स की बात करते हैं, आप जाने कि जब हम सापेक्ष ग्राउंड की बात करते हैं, तो वो रजिस्ट्रार देख सकता है, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन हियरिंग के बाद परमिट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो आइए हम पहले देखते हैं एब्सोल्यूट ग्राउंड्स यानी कि आत्यंतिक ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ठुकराया जा सकता है। सबसे पहले आता है डिस्टिंक्टिवनेस, यानी जो भी ट्रेडमार्क हम रजिस्टर करने जाने वाले हैं, वह ट्रेडमार्क विभिन्न सुभिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए बाकी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क्स से। फ्रेंड्स, हम जैसे देखते हैं कि ट्रेडमार्क लॉ का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि एक ओनर के गुड्स और सर्विसेज को दूसरे ओनर के गुड्स और सर्विसेज से अलग कर सके, उसकी एक अलग पहचान बना सके। और इसीलिए जब भी कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो वो अलग होना चाहिए, वो स्वरूप नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क जैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क जैसा होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे ट्रेडमार्क्स है जो एग्जिस्टिंग है, जैसे हम थम्स अप के ट्रेडमार्क की बात करें तो जैसे वो रेड कलर का थंब दिखाया और हाथ दिखाया है,
अगर मैं वैसा ही ट्रेडमार्क, सिमिलर या उसके जैसा ही ट्रेडमार्क किसी और प्रोडक्ट के लिए या तो किसी और गुड्स या सर्विसेज के लिए मैं अप्लाई करने चाहूंगी, तो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के तहत, बिकॉज इट इज डिस्टिंक्टिव, इट इज नॉट डिस्टिंक्टिव से, क्योंकि वो अलग नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो ये पहला ग्राउंड है, डिस्टिंक्टिवनेस। और इसीलिए आपके पास जब भी आपके कोई क्लाइंट आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, तो आपको उनको बताने की जरूरत है कि कभी भी आप ट्रेडमार्क बनाए तो वो इन्वेंटिव होना चाहिए। इन्वेंटिव यानी अपने आप से बनाया गया खुद का शब्द, या अपने आप से बनाया गया खुद का शब्द, मार्क, चिन्ह, सिंबल, व्हाट्सएवर इट इज, बट अगर वो इन्वेंटिव होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड है जो किसी ने सुना ही नहीं है, जो एकदम से नया वर्ड है, तो ऐसे ट्रेडमार्क्स, ऐसे नाम या तो ऐसा मार्क है जो किसी ने आज तक बनाया नहीं है, देखा नहीं है, अगर ऐसा मार्क आप लेकर के ट्रेडमार्क ऑफिस में जाएंगे तो उसके रजिस्ट्रेशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं। सेकेंड ग्राउंड जो आत्यंतिक ग्राउंड में आता है, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स में आता है, वो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, उपदर्शन। कोई भी मार्क जो उपदर्शन देता है, जो डिस्क्राइब करता है गुड्स और सर्विसेज को, जैसे उसके प्रकार के आधारित, उसके क्वालिटी के आधारित, उसके मात्रा के आधारित, उसके प्रयोजन के आधारित, या उसका मूल्य, या तो उसका भौगोलिक भाव, या तो समय, अगर कुछ भी टाइप का डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी टाइप का उसका उपदर्शन है, तो वह डिस्क्रिप्टिव मार्क कहा जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ मॉर्निंग टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट यूजुअली हम मॉर्निंग में यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। या तो अगर मैं बोलती हूँ टाइम मशीन, तो वो टाइम मशीन ऑलरेडी टाइम, अगर मैं वॉच के लिए बोल रही हूँ तो वो टाइम मशीन डिस्क्रिप्टिव वर्ड है और उसका ट्रेडमार्क नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के जो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के तहत नहीं किया जाता है। तीसरा आता है जेनेरिक वर्ड्स, यानी कि समय प्रचलित भाषा या रूढ़िगत रूप से जो हम अलग अलग शब्द का उपयोग करते हैं, अगर वैसा ही शब्द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाएगा तो भी वो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के तहत रजिस्ट्रेशन उसका रिजेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल केरोसिन, तो बहुत ही कस्टम से या रूढ़िगत रूप से हम उसको केरोसिन को केरोसिन ही बोलते हैं, या तो फिर हम बोलेंगे थर्मोस, या तो हम बोलेंगे वेलक्रो, तो ये बहुत ही जेनेरिक वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स जो बहुत जेनरिक हो गए हैं, जो हम हमारे आम भाषा में जिनको यूज करते हैं, वैसे वर्ड्स का भी रजिस्ट्रेशन परमिटेड नहीं है। चौथा ग्राउंड है रिलीजियस फीलिंग्स। जैसे हम भारत देश के निवासी हैं और हम बहुत अलग अलग प्रकार की विभिन्नता और डाइवर्सिटी देखते हैं। किसी भी एक प्रकार का कम्युनिटी या कास्ट या किसी का रिलीजियन कि अगर कोई भी किसी भी भावना है, धार्मिक भावना को अगर दुभाने वाला अगर वो ट्रेडमार्क है, तो वैसा ट्रेडमार्क भी एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के तहत परमिट नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी गॉड या गॉडेस का नाम लेकर के अगर कोई प्रोडक्ट है जो सही नहीं है, या तो उसके साथ वो प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, या तो वो प्रोडक्ट वो गॉड या गॉडेस के नाम के साथ सुनने के बाद किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट हो सकता है, या तो किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, तो वैसे भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन परमिटेड नहीं है। पांचवा है स्कैंडलस और ऑब्स्सीन, यानी कलंकात्मक और अश्लील। अगर कोई भी ट्रेडमार्क इस तरह का है जो अश्लील है, या तो कलंकात्मक है, या तो फिर जो सही नहीं है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऑब्सीन है या कलंकात्मक है, तो वैसे भी काइंड ऑफ ट्रेडमार्क्स को एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। चौथा ग्राउंड सेक्शन 9 में दिया है, प्रोहिबिटेड अंडर लॉ है। जैसे कि इंडिया में
एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 है, जिसके तहत हम कुछ तरह के, जैसे हमारे जो एम्बलम्स है या तो फिर नेम्स है या तो इंडियन का फ्लैग है या तो अशोक चक्र है, ये सारे एम्बलम्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एम्बलम्स है, उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर मेरे ट्रेडमार्क में अगर किसी एक एलिमेंट में मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल यूज किया या तो भारत के किसी भी एम्बलम का, किसी भी सिंबल का यूज किया, तो वो 1950 के कानून के हिसाब से प्रोहिबिटेड है और वैसा ट्रेडमार्क एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दिया जाएगा। और फाइनल क्राइटेरिया जो है वो शेप का क्राइटेरिया, जैसे हमने अगले वीडियो में देखा कि शेप मार्क्स कैन आल्सो बी रजिस्टर्ड। जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका शेप अगर आप बोलते हो कि अगर वो शेप बहुत ही अलग तरह का है, आपने बनाया हुआ शेप है और वही शेप से आप अपने प्रोडक्ट की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हो या करना चाहते हो, तो वैसे शेप को भी शेप मार्क करके आप रजिस्टर कर सकते हो। परंतु अगर वो शेप प्रोडक्ट का नेचुरल शेप है या तो वो प्रोडक्ट का टेक्निकल शेप है, कि अगर हमें से फॉर एग्जांपल अगर हमें कलम यूज करना है, पेन यूज करना है या पेंसिल यूज करना है, तो उसका शेप एक स्पेसिफिक ही रहेगा, उसका आप शेप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका टेक्निकल शेप ही वही आएगा और वही शेप की वजह से ही आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वो शेप हम बोलेंगे टेक्निकल शेप बोलेंगे, या तो फिर किसी प्रोडक्ट का नेचुरल शेप, अगर नेचर से ही अगर वो प्रोडक्ट का शेप वही रहने वाला है, तो वैसे प्रोडक्ट का शेप को भी आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी माल का, किसी भी वस्तु का आकार जो नेचुरल है या तो टेक्निकली ही वैसा है या तो उसका यूज ही हम उस आकार को लेकर के कर सकते हैं, अगर वो आकार का रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क एक्ट के तहत आता है, तो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के हिसाब से वैसा शेप रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो ये है एब्सोल्यूट ग्राउंड्स जो सेक्शन 9 में दिए गए हैं। फिर हम देखेंगे रिलेटिव ग्राउंड्स जो सेक्शन 11 में दिए गए। सेक्शन 11 में जब हम देखते हैं तो हमें दो शब्द बहुत ही देखने को मिलते हैं, बहुत जरूरी है ये दो शब्द का अर्थ भी हमारे लिए जानना। एक है आइडेंटिटी और दूसरा है सिमिलैरिटी। जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पहचान, और सिमिलैरिटी यानी समरूपता। उसमें पहला है आइडेंटिटी ऑफ मार्क्स एंड सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स, यानी मार्क हूबहू सेम है, दो प्रोडक्ट के मार्क हूबहू सेम है और उनके गुड्स भी, यानी जो चीज है जो बेच रहे हैं वो मार्क को लेकर के गुड्स भी सिमिलर है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगी हैंडबैग्स, है ना, तो हैंडबैग्स इज वन क्राइटेरिया। अगर मैं बोलूंगी जूती तो वह है दूसरी क्राइटेरिया, पर सिमिलर है बिकॉज दोनों को हम लग्जरी गुड्स में बोल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई हैंडबैग वाला कंपनी अगर वही मार्क अगर कोई जूती पे लगाना चाहता है, तो जनसाधारण में, पब्लिक में, कस्टमर्स में, कंज्यूमर्स में भ्रम पैदा होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि एक तो मार्क सिमिलर है और दूसरा गुड्स भी समरूप है, तो वैसे मार्क को भी रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। ये रिलेटिव ग्राउंड है, सो रजिस्ट्रार इसकी डिसीजन ले सकता है वेदर टू रजिस्टर और व्हाट नॉट टू रजिस्टर। सेकेंड इज आइडेंटिटी ऑफ गुड्स एंड सिमिलैरिटी ऑफ मार्क्स। गुड्स एकदम सेम टू सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वॉच बनाने की कंपनी हूँ और आप अभी वॉच बनाने की कंपनी है, मैंने कोई स्पेसिफिक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है जिसका टी शेप का आकार है और आप भी वैसा ही सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेडमार्क आप भी वॉच बनाने के लिए उपयोग करते हो, या तो उसके उपयोग करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो वैसे भी मार्क से या ऐसे भी चिन्ह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो है, ग्राहक है, ग्राहक के मन में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, भ्रम पैदा हो सकता है और वो चीट
हो सकता है यह दोनों मार्क को लेकर के। तो इन सब केस ऑल्सो अंडर रिलेटिव ग्राउंड, सापेक्ष ग्राउंड के तहत उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए। तीसरा है सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी विथ वेल नोन ट्रेडमार्क्स। वेल नोन ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? वेल नोन ट्रेडमार्क्स सुविख्यात ट्रेडमार्क्स होते हैं, जो बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही जाने माने, आम लोगों तक, जिसकी इंफॉर्मेशन आम लोगों तक है, सबको ही पता है। जैसे अगर हम एप्पल के प्रोडक्ट्स देखें तो हमें पता है कि वो सेब का मार्क है, तो वो वेल नोन ट्रेडमार्क हो गया। वैसे ही हम जैसे फोक्सवैगन कार की बात करें तो सबको पता है VW, तो वो वेल नोन ट्रेडमार्क हो गया। कैसे वो वेल नोन ट्रेडमार्क हो गया? क्योंकि वह गुड्स पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में मिल रहे हैं। वो क्या है वो भी सब लोग को पता है, वो किस प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं वो भी सबको पता है, उसकी क्वालिटी भी जिन लोगों ने यूज की है उनको पता है। तो ऐसे ट्रेडमार्क्स जो वेल नोन ट्रेडमार्क्स करके एस्टैब्लिश हो गए हैं, ऐसे ट्रेडमार्क्स किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए, यानी किसी भी चीजें और सेवाओं के लिए, चाहे वो एक जैसा है, चाहे वो अलग सा है, चाहे उसके साथ उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है, कोई भी टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए वेल नोन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो हम जानेंगे वेल नोन ट्रेडमार्क कौन एस्टैब्लिश करेगा, कौन निर्देशन करेगा कि यह ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क है। तो जब भी रिलेटिव ग्राउंड्स के तहत अगर वो केस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के पास आता है या कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट भी मार्क्स को वेल नोन ट्रेडमार्क करके एस्टैब्लिश या तो ऑर्डर कर सकता है। तो जब कोर्ट वेल नोन ट्रेडमार्क्स, कोर्ट किसी भी मार्क को जब वेल नोन ट्रेडमार्क करके एस्टैब्लिश करेगा या तो बोलेगा, तो उसमें वो देखेंगे कि कितने हद तक वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसकी कितनी नेट प्रॉफिट्स है वो कंपनी की, कितने प्रोडक्ट्स सेल होते हैं पर ईयर, ग्राहकों में कितने ग्राहक है उसके पर ईयर, या तो फिर उसके एडवर्टाइजमेंट का रीच कितना है, कितने हद तक उसकी एडवर्टाइजमेंट्स आती है। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर कोर्ट ये निर्देशन कर सकता है कि यह ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क है। जैसे 7 o'clock की अगर हम बात करें, शेविंग ब्लेड्स की बात करें, या तो हम मैकडोनल्ड की बात करें, या तो फिर हम सैमसंग की बात करें, एप्पल की बात करें, बजाज की बात करें, वर्लपूल की बात करें, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम सबको पता है। क्यों? क्योंकि इसके विज्ञापन टीवी पे आते रहते हैं, हमें पता है कि यह ट्रेडमार्क इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है और यह कंपनी का है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स को हम वेल नोन ट्रेडमार्क बोल सकते हैं। एक बार अगर कोई ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क बन जाता है, तो किसी भी प्रकार की गुड्स या सेवा के लिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध नहीं होता। तो ये तीसरा ग्राउंड है रिलेटिव ग्राउंड्स में। अगर कोई ट्रेडमार्क एग्जिस्टिंग लॉ यानी कि कॉपीराइट लॉ के तहत परमिटेड नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, या तो लॉ ऑफ पासिंग ऑफ जो कॉमन लॉ रेमेडी है उसके तहत अगर वो परमिटेड नहीं है, तो वैसे ट्रेडमार्क को भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। तो आपके मन में प्रश्न उद्भव होगा कि पासिंग ऑफ क्या है? तो पासिंग ऑफ एक कॉमन लॉ रेमेडी है। कॉमन लॉ रेमेडी इन द सेंस जो इंग्लिश कोर्ट्स थी वहां से वो रेमेडी इंग्लिश कोर्ट्स ने एस्टैब्लिश की है, जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स के लिए है। जैसे मैंने कोई बिजनेस ओपन किया, मैंने कोई प्रोडक्ट या तो कोई गुड्स बेचना शुरू किया और वो गुड्स के ऊपर मैंने अपना मार्क लगाना शुरू कर दिया। मेरे प्रोडक्ट या मेरे गुड्स बहुत ही प्रचलित हो गए और आम लोगों तक वह पहुंचने लगे, बहुत ही नामचीन हो गए। तो वो मार्क मेरा जो है, जो लोगों में एक आइडेंटिटी, जो पहचान एस्टैब्लिश कर लिया है, वैसा मेरा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। पर अगर वैसा ही मार्क या वही मार्क अगर कोई और यूज करता है, तो मैं कोर्ट में जा सकती हूँ अंडर द कॉमन लॉ रेमेडी, पासिंग ऑफ की रेमेडी के तहत मैं कोर्ट में जा करके अगर मैं एस्टैब्लिश करती हूँ कि यह मेरा मार्क था, मैं यूज करती थी, तो वो उसका आपको अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का भी प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क लॉ के तहत मिल सकता है और किसी भी त्राहित व्यक्ति को
वो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, चाहे वो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो, तो भी किसी थर्ड व्यक्ति को वैसा सेम या तो सिमिलर मार्क का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क कैन बी रिफ्यूज्ड। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको अपने तरफ से एक ट्रेडमार्क सर्च कर लेना चाहिए, जबकि उनको पता चले कि उनका ट्रेडमार्क इन्वेंटिव है कि नहीं, या तो सिमिलर है कि नहीं, या डिसेप्टिवली सिमिलर है कि नहीं। अपने लेवल पे उनको एक सर्च करके फिर एक एप्लीकेशन, जो लिखित एप्लीकेशन है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी आजकल ई एप्लीकेशंस भी परमिसिबल है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ बॉडी है, या तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, चाहे वो नेचुरल या अननेचुरल, आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन है, कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन कर सकता है। एप्लीकेशन करने से पहले उनको अपनी ज्योग्राफिकल ऑफिस को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। एप्लीकेशन अगर ड्यूली सबमिटेड हो जाता है, उसके बाद जो एग्जामिनर होता है, ट्रेडमार्क ऑफिस में जो एग्जामिनर होता है, वह जांच करेगा कि ये ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन है वो बराबर है कि नहीं, कोई ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिफ्यूज किया जा सकता है कि नहीं। तो इस तरह से पूरी एप्लीकेशन की अच्छी तरीके से जांच होगी। अभी जांच होने के बाद अगर एग्जामिनर ये डिसीजन पे आता है कि ट्रेडमार्क जिस रूप में अप्लाई किया गया है उसी रूप में दिया जा सकता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस। और अगर अनकंडीशनली, विदाउट एनी कंडीशन, यानी कोई भी शर्त रखे बिना अगर रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो ट्रेडमार्क का पब्लिकेशन होगा ट्रेडमार्क जर्नल में। परंतु अगर वो ट्रेडमार्क में कुछ कंडीशंस रखने की आवश्यकता पड़ी, या तो वो ट्रेडमार्क ऐसा है जो सेक्शन 9 या सेक्शन 11 में आता है जिसका रजिस्ट्रेशन परमिसिबल नहीं है, अगर वो सेक्शन 9 में आएगा तो रजिस्ट्रार आउटराइटली वो एप्लीकेशन को खारिज कर देगा, तो वो एप्लीकेशन आगे ही नहीं जाएगी। पर अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार को लगता है कि कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें लगा करके ये एप्लीकेशन को आगे ले जा सकते हैं, तो वो उनके जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे, या तो जो भी उनको लगता है कि ये कंडीशंस डालनी पड़ेगी, वो कंडीशंस लिखित में एप्लीकेंट को कम्युनिकेट होगी। अगर एप्लीकेंट चाहता है तो उसके बाद उसका हियरिंग भी हो सकता है, सुनवाई भी हो सकती है, और फिर अकॉर्डिंगली अगर रजिस्ट्रार एक्सेप्ट करते हैं तो वो पब्लिकेशन के लिए जा सकता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो जो भी एप्लीकेंट है, जिसने भी आवेदन दिया है, उसको चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको वो ट्रेडमार्क में चेंजेस करके फिर उसकी एप्लीकेशन को आगे लेकर के एक्सेप्टेंस तक ले जाना पड़ेगा। अगर आउटराइटली रिजेक्ट हो जाता है तो ये प्रोसेस ही नहीं आएगी। पर अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ने कुछ कंडीशंस डाले, कुछ फॉर्मेलिटीज या शर्तें डाली, तो फिर वो ऑब्जेक्शंस और फिर उसकी सुनवाई और फिर बाद में चेंजेस करने के बाद उसका एक्सेप्टेंस होगा। एक्सेप्टेंस हो जाने के बाद का स्टेज है ट्रेडमार्क का जर्नल में पब्लिकेशन। अगर आप ipindia.nic.in की वेबसाइट देखेंगे तो उसमें भी हर महीने ट्रेडमार्क जर्नल्स का पब्लिकेशन होता है। पब्लिकेशन का हेतु है कि अगर किसी भी व्यक्ति को वह ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति का स्टेटमेंट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार को 3 या 4 महीने के अंदर अंदर देगा, और उसके बाद दोनों व्यक्ति यानी कि एप्लीकेंट और जिस व्यक्ति ने आपत्ति यानी अपोजिशन रेज किया है, उन दोनों के बीच में सुनवाई होगी, और फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, सुनवाई करके वो डिसीजन ले सकता है कि वो ट्रेडमार्क को आगे ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं।
तो पब्लिकेशन का हेतु है कि आम जनता में या तो सभी के समक्ष ये चीज को ले आना कि यह एक ऐसा मार्क है, यह एक ऐसा चिन्ह है जिसको इन गुड्स यानी यह चीजें या तो फिर यह सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी एप्लीकेशन आई हुई है। अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन हो तो वो लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद दोनों पार्टीज की सुनवाई हो जाने के बाद रजिस्ट्रार जो भी निर्णय लेता है उस हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे जाता है। अगर जिस व्यक्ति ने आपत्ति ली, अगर वो व्यक्ति जीत जाता है सुनवाई के बाद, तो वो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पर अगर एप्लीकेंट जीत जाता है तो रजिस्ट्रार वह ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेगा और रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क में वो ट्रेडमार्क को एंटर करेगा। जब हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो ट्रेडमार्क का ड्यूरेशन वो 10 सालों के लिए वैलिड होता है। कोई भी ट्रेडमार्क की उपलब्धि 10 सालों तक दी जा सकती है। तो 10 साल के बाद क्या होगा? तो 10 साल के बाद आप रिन्यूअल फीस भर के उसका नवीनीकरण करके जो भी फीस ट्रेडमार्क ऑफिस में होती है उस तरह से फीस भर के वापस 10 सालों के लिए उसका नवीनीकरण कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भी कारणवश मैं नवीनीकरण की एप्लीकेशन नहीं कर पाई, तो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर जिस दिन मेरा ट्रेडमार्क एक्सपायर हुआ उसके 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर मैं उसके प्रत्यावर्तित करने की अर्जी डाल सकती हूँ, उसको रिस्टोर करने की अर्जी डाल सकती हूँ और रजिस्ट्रार उसका भी प्रोसेस करेगा, उसका भी पब्लिकेशन करेगा। अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शंस की सुनवाई होगी और बाद में मेरा ट्रेडमार्क को पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस करने के बाद उसको रिस्टोर भी किया जा सकता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क रजिस्टर से निकाला भी जा सकता है, उसको रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप यूज नहीं करते हो। बिकॉज यूज आपने अगर एक बार ट्रेडमार्क को रजिस्टर करो यानी आप उसको यूज तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप यूज नहीं करते हो तो बिकॉज ऑफ नॉन यूज द ट्रेडमार्क कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा 6-8 महीने में मिल जाता है और उसका ज्यादा खर्च भी नहीं लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो ये भी एक आवश्यकता है क्योंकि इंडियन गुड्स को एक फॉरेन मार्केट भी मिल गया है, साथ साथ में फॉरेन के गुड्स भी इंडियन मार्केट में आने लगे हैं। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में भी हमें पता लगेगा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे लिए कुछ हद तक खुशी की भी बात है कि हमें कॉम्पिटिटिव गुड्स भी मिल रहे हैं और बिजनेसमैन को भी अच्छे से अपने ट्रेडमार्क अपने प्रोडक्ट्स पे यूज करने का अवसर भी मिल रहा है। तो एक बार अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा है कि आपको एक एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेगा, आपको विशिष्ट अधिकार मिलेगा। ये स्लाइड है, ये मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है, इसमें मैं कोई कॉपीराइट इस्तेमाल करना नहीं चाहूंगी और जिस वेबसाइट से मैंने लिया है उसका मैं पूरा एक्नॉलेजमेंट भी करती हूँ। तो एक्सक्लूसिव राइट्स यानी विशिष्ट उस ओनर को मिलेंगे जिसने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, वो प्रोप्राइटर को मिलेगा। सेकंड है, एक बार ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया तो वो आम जनता में एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ अगर ये मार्क है तो इस क्वालिटी के गुड्स या सर्विसेज होंगे। तो वो एक ट्रस्ट की भावना, एक गुडविल सोसाइटी में एस्टैब्लिश करता है। तीसरा एडवांटेज है कि आपका प्रोडक्ट किसी और के प्रोडक्ट के साथ ट्रेडमार्क डिफरेंशिएट भी करता है। तो जैसे अगर हम बाजार में खाद्य तेल लेने जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तेल हैं, पर आप कैसे जानेंगे कि ये तेल का कंपनी वो तेल से अलग है? तो वो मार्क होगा, उसका पैकेजिंग का स्टाइल होगा या तो उसका नाम होगा, जो भी उसका स्पेसिफिक ट्रेडमार्क होगा उससे हम उसको डिफरेंशिएट या उसको सभिन्न कर सकते हैं। चौथा है रिकॉग्निशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्वालिटी। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक बिजनेस या स्पेसिफिक
ट्रेडमार्क की क्वालिटी पसंद है तो मैं सभी गुड्स उसी बिजनेस के लेना पसंद करूंगी। से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई एक कंपनी पे पूरा भरोसा है कि यह कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नामचीन है और उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो ट्रेडमार्क से मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगी कि ये वही कंपनी है कि कोई और कंपनी। संपत्ति क्रिएट करता है, ट्रेडमार्क आपकी संपत्ति हो जाती है, बौद्धिक संपत्ति भी है और एक एसेट भी है, उसकी एक वैल्यू होती है मार्केट में। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक छोटा सा आर सर्कल में ऐसा सिंबल आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेडमार्क और आपके जैसा ट्रेडमार्क कोई और यूज करता है या तो उसका एप्लीकेशन करता है तो आप कोर्ट में जा करके केस भी फाइल कर सकते हैं और तरह तरह की रेमेडीज भी आपको मिल सकती हैं। तो बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही कम पैसे डाल करके 10 सालों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन मिल सकता है। साथ साथ में हम देखेंगे कि जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, बौद्धिक संपदा कानून है, ये सारे कानून नेशनल लेवल पे है, उनका सिर्फ अपने देश में ही एप्लीकेबिलिटी हो सकता है। परंतु अगर मुझे बाहर के देश में या तो और भी देशों में अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना हो तो एक प्रोसीजर है, इंटरनेशनल संधियां बनी है, वैश्विक लेवल पे बहुत सारे देश एकजुट होकर के सब लोगों ने हाथ मिलाया है और मैं ग्लोबल लेवल पे जैसे मैं अपने प्रोडक्ट्स 10 देशों में डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो कुछ प्रोडक्ट सब जगह अवेलेबल होते हैं, तो ग्लोबल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। और सबसे लास्ट में एक मानवीय संसाधनों को भी अट्रैक्ट करता है, ट्रेडमार्क को लेकर के लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। अगर बहुत नामचीन अगर आपका ट्रेडमार्क हो जाता है तो बेस्ट ऑफ द पीपल आपके एम्प्लॉइज बन सकते हैं और इसी तरह से आपका बिजनेस और आगे बढ़ सकता है। तो ये सारे इसके विविध एडवांटेजेस है, विविध फायदे हैं। किसी को ट्रेडमार्क मिल जाता है तो वो उसके क्या क्या हक होते हैं उसके बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे। ट्रेडमार्क होल्डर जो होता है उनके क्या क्या अधिकार है और अगर उनके अधिकार छिन जाते हैं तो वो किस तरह से कोर्ट में जाकर के क्या क्या रेमेडीज ले सकते हैं, ये हम पार्ट 3 में समझेंगे। तो इसके साथ ये वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे एंड आई विश यू ऑल जॉइन मी for the third part of basics of trademark. Thank you.